स्टूडेंट्स, वेलकम टू द जर्नी ऑफ स्टैटिस्टिक्स। मैं हमेशा कहता हूं कि स्टैटिस्टिक्स एक बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है एंड अगर आपको करियर में आगे बढ़ना है यू मस्ट अंडरस्टैंड स्टैटिस्टिक्स। यस, आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कई लोग ऐसे हैं जिनको मैथ्स बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगती है। एट द सेम टाइम देयर आर मेनी पीपल, मेनी स्टूडेंट जो लोग मैथमेटिक्स में पेपर पेन लेके काम नहीं करना चाहते। सो उनके लिए है एक्सेल में स्टैटिस्टिक्स। सो स्टैटिस्टिक्स के बहुत सारे वर्जन है करने के। आप पेपर पेन यूज करके वो फॉर्मूले लंबे लंबे यूज करके आप कर सकते हैं, जो हमने अपने स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम में करा था। बट आज के डेट में दुनिया थोड़ी सी आसान हो गई है विद न्यू इन्वेंशंस ऑफ एक्सेल, एसपीएसएस, आर, पाइथन। इन सब ने स्टैटिस्टिक्स को बहुत सिंपल कर दिया। हमने एक्सेल में किस तरीके से स्टैटिस्टिक्स को करा जाए वो हमने कवर करा है। आज हम देखते हैं कि किस तरीके से हम जो रिजल्ट मिल रहे हैं एक्सेल में उनको हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू डू टुडे इज इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स जो हमें एक्सेल से मिला। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। माय नेम इज डॉक्टर सुमन देव। वेलकम टू द जर्नी ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आपके सामने एक एनालिसिस करा हुआ एक डेटा है। एक मैंने रैंडम डेटा लिया जिसमें काउंट 30 है, जो कि n इज इक्वल टू 30 है, और एक बहुत ही रैंडम डेटा। उस रैंडम डेटा को मैंने क्या करा, मैंने उसका मीन, मोड, मीडियन वगैरह निकाला, जो कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का टूल लगा के हमने यूज करा है। इस टूल को आप एक्सेल में जाके यूज कर सकते हैं और ये आपको रिजल्ट मिलेगा। अब मजे की बात यह है कि रिजल्ट तो आपको मिल गया और विद इन सेकेंड्स मिल जाता है आपको। मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कट ऑफसेस, स्क्यूनेस, रेंज, ये सारी चीजें, सब चीजों आपको कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो आपको बताना पड़ता है। 95%, 90%, जो भी आपको चाहिए उस कॉन्फिडेंस लेवल पे आप ये सारा कुछ निकाल सकते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है उसको हम बाद में करते हैं, हम पहले बेसिक समझते हैं। अगर मुझे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को समझना है या इंटरप्रेट करना है वो देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं विद द डेटा विच इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। लेट्स सी द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस डेटा। ओके, सो आप देखो मैंने चार इंटरप्रिटेशन इसके अंदर लिए। जैसे सबसे पहला सेंट्रल टेंडेंसी है। सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या आता है, मीन, मोड, मीडियन, ये सारी चीजें हमारी सेंट्रल टेंडेंसी में आ जाती है। तो हम सिंपल एक बात कर सकते हैं कि मीन हमारा 25.97 है, मीडियन 26.5 है, बहुत क्लोज है। इससे ये भी पता लगता है कि अगर ये डेटा जो है थोड़ा सा, जो स्क्यूनेस की भी अगर बात करें तो स्क्यूनेस भी कम हो सकता है, यहां से हमें ये पता लगता है। बट हमारा जो मोड है वो हमारा कम है, विच मीन्स कि मोड जो है वो मीन और मीडियन दोनों से कम है, जो ये कहता है कि जो ज्यादातर डेटा पॉइंट्स है वो हमारे लोअर साइड में। सो ये एक इंटरप्रिटेशन है। सेकेंड इंटरप्रिटेशन है स्प्रेड और वेरिएबिलिटी। ये हम बात करते थे जब हम मेजर ऑफ डिस्पर्शंस करते हैं, राइट। सो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 4.87 है, वेरिएंस इसका 23.69 है, शोइंग ए मॉडरेट स्प्रेड ऑफ द डेटा। मतलब डेटा स्प्रेड है और बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं है, ठीक ठाक सा है, एक्सेप्टेबल डेटा है, राइट। रेंज जो है वो 14 से लेके 34 के बीच में, जो कि 20 है रेंज इसका। सो दिस इज व्हाट इंडिकेटिंग दिस नंबर 2। थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड कर्टोसिस की बात कर रहा है। कर्टोसिस मेरा 0.061 है, विच इज वेरी नियर टू 0। दैट सिग्नल्स दैट द डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमिलर टू नॉर्मल बेल शेप्ड कर्व के ऑलमोस्ट पास है। मतलब ये कि बहुत ज्यादा पिकेड नहीं है, कोई एक्सट्रीम पिकेडनेस इसके अंदर नहीं है। अगेन ये दोबारा बताते हैं कि डेटा ठीक ठाक सा है। फोर्थ में अगर जाते हैं तो फोर्थ में स्क्यूनेस के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, स्क्यूनेस ऑलमोस्ट पास पास होना चाहिए था। सो स्क्यूनेस जो है वो नेगेटिव है। नेगेटिव ये शो करता है कि ये लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा टिल्टेड है, टेल्ड है, जो मैंने पहले सेंट्रल टेंडेंसी में भी आपको बताया था, क्योंकि मोड उसका कम था तो वो लेफ्ट साइड में जा रहा था। उसके बाद जो स्क्यूनेस है वो 0 के पास है, बट बहुत ज्यादा पास भी नहीं है। बट उसके बावजूद भी हम मान सकते हैं कि ये बहुत ही कम माइल्ड स्क्यूनेस है, माइल्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, विच मीन्स कि डेटा जो है अप्रोक्सीमेटली सिमेट्रिक ही है। सो मान सकते हैं कि डेटा जो है वो सिमेट्री है। सो इस तरीके से मैं 4 इंटरप्रिटेशन उस डेटा से कर सकता हूं जो मैंने आपको इससे पहले दिखाया था, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं कोरिलेशन और रिग्रेशन। देखो, कोरिलेशन और रिग्रेशन का जो अगर आप कॉम्बिनेशन देखोगे कि हमें सबसे पहले देखना पड़ता है कि अगर दो डेटा मिल रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे जो डेटा लिया वो स्टडी आवर्स का लिया और मार्क्स
स्कोर कर लिया, आप कितने आवर्स स्टडी कर रहे हैं और आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। ये एक मैंने डेटा लिया है। ये डेटा शो करता है कि क्या कोई कोरिलेशन है कि कौन बच्चा कितने घंटे पढ़ता है और उसे कितने मार्क्स आते हैं। इसको देखने के लिए हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जो कि कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, वो हम निकालते हैं, जो हम आर निकालते हैं, जिसको हम स्मॉल आर कहते हैं। हमें यह पता है कि जो स्मॉल आर है वो -1 से लेके 1 के बीच में होता है। जितना वो -1 और 1 के तरफ होगा, राइट, उतना वो स्ट्रांगली कोरिलेटेड होता है, और जितना वो उसके बीच में आता है, मतलब 0 के पास आता है, उतना वो वीक कोरिलेशन होता है। सो ये बेसिक्स है कोरिलेशन का। और इसके अंदर एक आर स्क्वायर भी होता है, वो भी मैंने आपको बताया, वो हम रिग्रेशन में कवर करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो डेटा आपके सामने है, जो टेबल आपके सामने है, उससे क्या इंटरप्रिटेशन निकल सकता है। आप एक बार इस टेबल को आराम से देखिए। ओके, सो आपके सामने आर की वैल्यू है। अगर आप देखोगे जो स्टडी आवर्स और मार्क स्कोर के बीच में जो कोरिलेशन है वो 0.993 आ रहा है, विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, राइट। अब इसका हम इंटरप्रिटेशन देखते हैं। आपके सामने ये इंटरप्रिटेशन है। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि इंटरप्रिटेशन में दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सबसे पहला कि उसकी स्ट्रेंथ, जो डिग्री है, स्ट्रेंथ है, वो कितनी है। स्ट्रेंथ इज 0.993 विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग। मतलब दोनों के बीच में जो कोरिलेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। दिस फर्स्ट इंटरप्रिटेशन। सेकेंड, ये पॉजिटिव 0.993 है। इसका ये मतलब है कि ये आपका पॉजिटिव साइड में जाता है, विच मीन्स कि जैसे जैसे मैं स्टडी आवर्स को बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे मेरे मार्क्स भी बढ़ रहे हैं। सो ये मुझे स्ट्रेंथ भी बता रहा है, ये मुझे डायरेक्शन भी बता रहा है, राइट। अब इसका मीनिंग क्या है कि जितना आप ज्यादा पढ़ेंगे उतने आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे। सो वही चीज आपकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस में भी है, वही चीज आपका स्टैटिस्टिकल नोट्स पे भी है। आप आराम से इसको देख के नोट कर सकते हैं। लार्जली इसके अंदर तीन ही चीजें निकलती हैं। स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है क्योंकि 0.99 है। डायरेक्शन पॉजिटिव है, मतलब जितना आप ज्यादा पढ़ेंगे उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे। इसके बाद एक आर स्क्वायर होता है। अगर आप 0.99 का स्क्वायर करेंगे, मतलब आर को अगर स्क्वायर करेंगे, वो आपको ऑलमोस्ट 80 से भी ऊपर होता है, विच मीन्स कि ये डेटा सफिशिएंट है। अगर आर स्क्वायर आपका इतना ज्यादा है, एक्चुअली में 50 से ऊपर शुड बी ओके। अगर आपका आर स्क्वायर 80s में जा रहा है, विच मीन्स कि डेटा सफिशिएंट है, हम इसको आगे ले जाके प्रेडिक्शन मॉडल्स में बढ़ सकते हैं। हमने देखा कि दोनों डेटा के बीच में कोरिलेशन बहुत स्ट्रांग है। देखो, कोरिलेशन स्ट्रांग सिर्फ एस्टैब्लिश करने से कुछ नहीं होता। हमें सिर्फ यही पता लगे कि भाई कोरिलेशन अच्छा है, दोनों डेटा अच्छे, उसका करना क्या है। यहां पे आके तो खत्म नहीं होता ना, खत्म होता है जब मैं उसको प्रेडिक्शन मॉडल पे लेके आ सकता हूं। तो जैसे ही मैं प्रेडिक्शन की बात करता हूं वैसे ही दुनिया मेरी मुट्ठी में होती है। बिकॉज बिजनेस में वही सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है जो प्रेडिक्शन अच्छी तरह से कर सकता है, जो फोरकास्टिंग बहुत स्ट्रांग करता है। जिसका प्रेडिक्शन फोरकास्टिंग स्ट्रांग है वही बिजनेसेस में आगे बढ़ते हैं। सो अगर मुझे प्रेडिक्शन करना है, देन आई हैव टू गेट इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ रिग्रेशन एंड रिग्रेशन इक्वेशन। यहां पे मैं बहुत सिंपल रिग्रेशन मॉडल लेके चल रहा हूं। मैं एरर्स वाला नहीं ले रहा हूं, मैं मल्टीपल रिग्रेशन नहीं ले रहा हूं। मैं बहुत सिंपल रिग्रेशन लेके आपको समझाने की कोशिश करूंगा, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। सो ये डेटा आपके सामने है, और इसी डेटा का एक्सेल का जो रिग्रेशन मॉडल होता है, जो रिग्रेशन टेबल होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूं। ओके, सो आप देख सकते हो कि रिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स है, समरी आउटपुट है। जब मैंने एक्सेल यूज करके रिग्रेशन दोनों डेटा के बीच का निकाला है। एक चीज ध्यान रखना, जब आप निकालोगे उसके अंदर आपको बहुत सारी और भी चीजें मिलेंगी। जैसे उसके अंदर आपके पास काफी सारे स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स हैं, टी स्टैटिस्टिक्स, कॉन्फिडेंस लेवल के हिसाब से, अनोवा वगैरह काफी चीजें वो देने की कोशिश करता है। हमें उन सब चीजों में आगे नहीं जाना। हमें जो मतलब है वो इन्हीं सब चीजों से मतलब है, राइट। जो मल्टीपल आर है, जो एक्चुअली में कोरिलेशन है, विच इज 0.993, ये हमने पिछली बार भी निकाला था। आर स्क्वायर जो निकल रहा है वो 0.98 निकल रहा है, विच इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। उसके बाद एडजस्टेड आर वगैरह हम छोड़ देते हैं, स्टैंडर्ड एरर होता है, हमने अभी नहीं कवर कर रहे हैं, बाद में कवर करेंगे। 15 ऑब्जर्वेशन के साथ हम चल रहे हैं। ये जो है वो इंपॉर्टेंट है। जो मैं आपको बता रहा था वो ये दो चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से ही रिग्रेशन इक्वेशन निकलता है। सो आप इसको अच्छी तरह से देख लो। इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको प्रॉपर ग्राफ के साथ रिग्रेशन इक्वेशन निकाल के दिखाया। आपके लिए इंटरप्रिटेशन बहुत सिंपल हो जाएगा। लेट्स सी दैट। ओके, अब आप इस ग्राफ को आराम से देखो, तसल्ली से देखो। ये ग्राफ, ओके, तो आप सामने देखो। मैंने हालांकि इसमें रिग्रेशन इक्वेशन भी लिख दिया, क्योंकि ये जो रिग्रेशन इक्वेशन है ऑलरेडी आप एक्सेल में जब आप निकाल रहे हैं ये सारा का सारा रिग्रेशन, उसमें इक्वेशन निकाल सकते हैं। बट इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अब आप देखो, इसमें y = 0.1794x,
-6.1302 है, विच मीन्स कि अगर आपने पिछले स्लाइड में जाओ उसमें आपको एक जगह कोफिशिएंट था और एक जगह इंटरसेप्ट था। सो इंटरसेप्ट क्या होता है? इंटरसेप्ट आपका -6.1 है, राइट? और जो 0.179 है ये आपका स्लोप है, ठीक है। अब आप देखो इस पूरे डेटा को, अगर आप ग्राफ को अगर आप समझने की कोशिश करो, जो x है वो मेरा मार्क्स है स्कोर्ड, कितना मार्क्स आपने स्कोर करा वो x है, जो x वाले कोऑर्डिनेट्स में आप देखो 10, 20, 30, 40, 45 से शुरू हुआ है और वो 91 तक जा रहा है। सो 91 मार्क्स जिसका है उसने 10 घंटा पढ़ा। वो मैंने एक डॉटेड लाइन से मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है कि जो स्टडी आवर्स है वो 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 तक जा रहा है, और 91 मार्क्स जिसका है वो 10 आवर्स की पढ़ाई कर रहा है। हालांकि 89 वाला भी 10 आवर्स पढ़ रहा है। तो इस टाइप से एक रिग्रेशन इक्वेशन आपको मिली है। अब आपको प्रेडिक्ट क्या करना है? अब आप सपोज करो आप ये जानना चाहते हैं कि मैं 100 मार्क्स अगर लाता हूं तो मुझे कितने आवर्स पढ़ना पड़ेगा। बहुत सिंपल सी चीज है। इस रिग्रेशन इक्वेशन में आपको x की वैल्यू 100 है तो आप x 100 डाल दो। 100 डालने से आपके पास नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड टू स्टडी आपके सामने आ जाएगा। लेट्स सी दैट आल्सो। ओके, सो एक छोटा सा प्रेडिक्शन मॉडल देखते हैं, क्योंकि रिग्रेशन इक्वेशन हमारे पास सामने है y इज इक्वल टू 0.1794x माइनस 6.1302, जिसके अंदर जो आपका 0.179 है ये आपका स्लोप है और जो -6.1302 है ये आपका इंटरसेप्ट है। तो उससे ये इक्वेशन निकले। अब क्वेश्चन क्या है? सो क्वेश्चन क्या है? टू गेट 100 मार्क्स हाउ मेनी आवर्स अ स्टूडेंट शुड स्टडी। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मुझे 100 नंबर चाहिए तो कितने आवर्स स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए। सो 100 मार्क्स कहां पे है? मेरे x में है। देखो आपका x 30, 40, 60 आगे चल रहा है, तो मुझे वो 100 मार्क्स चाहिए है। 100 मार्क्स के लिए मुझे कितना स्टडी करना है? तो सिंपल, अगर मैं इस तरीके से अगर मैं एक रेक्टेंगल को पूरा करूं तो मेरा आंसर आ जाता है, और यही रेक्टेंगल को पूरा करा गया उस इक्वेशन के साथ जो कि आपके सामने है। मैंने कुछ भी नहीं करा है। x की वैल्यू में मैंने 100 पुट कर दिया है और उसके बाद मैंने इक्वेशन को सॉल्व करा है। मेरा आंसर आया y इज इक्वल टू 11.76। उसी चीज को मैंने उस प्रोजेक्शन से आपको शो करा जिसके अंदर मैं 100 में एक स्ट्रेट लाइन लेके जा रहा हूं उसके परपेंडिकुलर x के, और सिमिलरली y के परपेंडिकुलर मैं उस लाइन को लेके आ रहा हूं जिसको मैंने मीट कराया जहां वो सर्कल में मीट हो रहा है। अब आप देखो जो पॉइंट आ रहा है वो 11.76 आ रहा है। सो दिस मीन्स कि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर मुझे 100 मार्क्स चाहिए तो मुझे कितने आवर्स पढ़ना चाहिए। बट हाँ, ये भी ध्यान रखना इसका एक लिमिटेशन भी है, क्योंकि आप एक दिन में 24 घंटे के ज्यादा पढ़ नहीं सकते, तो वो लिमिटेशंस आपको समझना पड़ेगा। प्लस आपको 100 मार्क्स से ज्यादा भी नहीं लाना है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 12 घंटे पढ़ते हैं आपके 100 मार्क्स आ सकते हैं। इसमें हमने बहुत सारी और चीजें एक्सेप्ट नहीं करी। सिंपल तरीका है रिग्रेशन मॉडल को समझने का, किस तरीके से यूजिंग रिग्रेशन हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा।